दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न पदों के वरीयता अनुक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श या सलाह देता है? ऑप्शन देखिए, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत सरकार को कानूनी या विधिक विषयों पर परामर्श या सलाह अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो आप जानते हैं भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो सही उत्तर है भारत का महान्यायवादी। दोस्तों भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आप जान लीजिए भारत सरकार के विधिक मामलों पर सलाह देने के लिए प्रमुख विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल होता है और अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? तो सही उत्तर है भारत सरकार के विधि सलाहकार हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो ये कौन है? सही उत्तर महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, सही नहीं है। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो ये 1 और 2 सही हैं, 3 4 गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन ए। और आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो किसी भी सदन में सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 में ये वर्णन है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत का महान्यायवादी और भारत जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को जो है नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये आपका सही नहीं है, केवल कथन एक सही है। और आप देख लीजिए दोस्तों कि भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निश्चित जो है वेतन अवधारित करता है, पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ये आपका सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे सकता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ये भी गलत है। तो इसमें न तो एक सही है और ना ही दो। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं। जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कथन एक आपका गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित उपबंधों के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। हालांकि परंपरा के अनुसार सामान्यतः सरकार के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वह उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है। फिर भी यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का महान्यायवादी जो है दोस्तों लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है और लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो केवल मतदान को छोड़कर शेष तीन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो आप जानते हैं भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी दोस्तों संसद के किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है कि किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में शामिल होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये हैं भारत के अटॉर्नी जनरल यानी ऑप्शन डी महान्यायवादी। दोस्तों इनको संसद की कार्रवाइयों में शामिल होने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो उत्तर है अटॉर्नी जनरल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। आप याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में किसी सदन की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है? तो ये महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सही उत्तर है कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल भी। और अटॉर्नी जनरल के अलावा भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, उन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर होता है कौन? तो सही उत्तर है, भारत का सॉलिसिटर जो है एक न्यायिक सलाहकार होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन देखिए, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाभिकर्ता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस तरह से केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी देता है, उसी प्रकार राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। दोस्तों, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया करता है अनुच्छेद 165 के तहत। और एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। क्यों? तो आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार किसी राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। और कथन एक इस तरह से गलत हो जाएगा। और सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल और अपीली होती है। कथन दो भी आपका गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 148(1) दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करके रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 यानी 148। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को। और आप जानते हैं दोस्तों, जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो केंद्र यानी भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राज्य सरकारों के लेखों का जो लेखा परीक्षण करता है उसकी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ऑप्शन देखिए, संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है संविधान के द्वारा। दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो है संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है और संसद ने सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों का वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रहता है, इनमें से जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। और उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो उपबंध हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आप जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग इसको कहा जाता है, सीएजी, इसको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान के दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है समान होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है बल्कि औचित्य भी है। कारण है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और आप जानते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कर्तव्य है वो व्यय की वैधता और औचित्य दोनों सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे ये निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? पहला है, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा जोखा जो है उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सही है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये कार्य महालेखा परीक्षक का है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं के लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। और सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है।
और आप देख सकते हैं भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर और बाहर किए गए व्यय और लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। व्यापारिक और निर्माण संबंधी लाभ हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। भंडार गृहों की लेखा परीक्षा, राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी लेखा परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक और लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करता है जो भारत की संचित निधि में होती हैं और संघ या राज्य के किसी कार्यालय में विभाग में रखे गए भंडार और स्टॉक के लेखाओं का भी परीक्षण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के क्या महत्व हैं। सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, ये नियंत्रण नहीं रखता है। दूसरा है कि सीएजी के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों, सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि में प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, बिल्कुल सही है। और डी है कि सीएजी को निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वो कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके, तो ये भी आपका सही नहीं है। 2 और 3 सीएजी के संबंध में सही हैं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 48(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन है और जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक और अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं जो कि केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित हैं उन पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं और जो अन्य कथन हैं वो आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो आप जानते हैं ये संसद की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी है उस पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित होता है? तो उत्तर है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठकों में जो है उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 149। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 149 जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है कैसे? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सटीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। तो
तो ऐसे आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी ऑप्शन इसमें सटीक नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो समावेदन है दोस्तों, वो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित होना चाहिए और ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सटीक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का मित्र और मार्गदर्शक होता है। तो किसका? आप जानते हैं ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लोक लेखा समिति का। दोस्तों, लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो उत्तर है राष्ट्रपति में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां और सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 5 के खंड 2 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं। और दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने या उसे मंजूर की हुई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो डेट याद रखिएगा, आर्टिकल सन 1976 में। दोस्तों, सीएजी की कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में 1976 में संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया और सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेखा परीक्षण करना सीमित रह गया। 1976 से केंद्र में लेखांकन का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त देता है। ये संशोधन किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये संशोधन 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? तो आप जान लीजिए दोस्तों, केंद्र के साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की संवीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। राज्य पर कोई अलग नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक निधि का अभिभावक या संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दोस्तों लोक निधि का अभिभावक या संरक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सीएजी कार्य करते हैं क्या? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक में महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होता है और वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। उसका ये कर्तव्य होगा कि वो ये देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से नियंत्रक महालेखा परीक्षक? तो ये 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारी और संस्थान का सम्मेलन करना है। यहाँ पर आप देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है।
भारत का महाधिवक्ता जो महान्यायवादी होता है, ये उच्चतम न्यायालय के समान जो है इसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है इसकी योग्यता होनी चाहिए। और जो है भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, ये लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता है, लेकिन भारत का अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। राज्यों के स्तर पर इसे महाधिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है। तो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं। देखिए, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन और व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन। तो सही उत्तर है व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन आता है लोक वित्त के जो है वित्तीय क्रियाकलापों में। दोस्तों लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। अब आइए दोस्तों भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम जो है जान लेते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, ये पहले नंबर पर, यानी 4 जो हो जाएगा, सबसे पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, तो 3 हो जाएगा। फिर आपका जो है आप देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, 2 हो जाएगा। और मंत्रिमंडल सचिव 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1 कौन सा विकल्प, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में या वरीयता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो सही उत्तर है भूतपूर्व राष्ट्रपति दोस्तों वरीयता सूची में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके बाद 5 पे उप प्रधानमंत्री हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में 6वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नयाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में सबसे पहले कौन है। उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर है अपने राज्य में राज्यपाल। आप देख सकते हैं दोस्तों अपने राज्य में राज्यपाल जो है वो ऊपर है इन लोगों से। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का क्रम है, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, उसके बाद अन्य पदाधिकारी आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में कौन पहले आता है। यूपीएससी का चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ये वरीयता क्रम में जो है यहाँ पर देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वरीयता क्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और आर्डर से संबंधित है। और आप देख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 पर रखा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। तो यह है कैबिनेट सेक्रेटरी यानी मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविल अधिकारी कौन होता है आपको जानना जरूरी है दोस्तों। ये जो है ये कैबिनेट सचिव होता है और मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो आप जानते हैं भारत के कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव भारत के सर्वोच्च नागरिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वो देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित पूर्वावलोकन का जो है महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें आपने महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न पदों के पदानुक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों
प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।